अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च का सेकंड चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था बुक से, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड चैप्टर से। ठीक है। सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च को। अच्छा, ये चैप्टर जो है ना, ये आपका सारा क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में है। इसमें हम पहले डिफाइन करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। ठीक है। डिटेल में ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो कि हमने स्किप कर दिया था। ये वाला टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में था, इसकी डेफिनेशन दी हुई थी, तो ये आज हम इसमें कंप्लीट डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। ये हमने पढ़ा था, चार टाइप्स होती हैं रिसर्च की। उसमें फर्स्ट वन थी क्वांटिटेटिव, उसके बाद थी क्वालिटेटिव, फिर मिक्स्ड, और लास्ट पे थी आउटकम रिसर्च। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप आज हम पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। डिफाइन करें इसको, तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है इसकी, इट इज डिफाइंड एज अ फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव, रिगरस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है। अब फॉर्मल आपको पता है फॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये भी आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जिसमें जो पर्सन है वो खुद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, खुद अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा होता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें जो रिसर्चर है या जो पर्सन है उसने डाटा लेना होता है। ठीक है। पार्टिसिपेंट से उसने डाटा लेना होता है, उसने खुद ऑब्जर्व करना होता है, मेजर करना होता है। ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये रिगरस प्रोसेस है। रिगरस क्या होता है कि इसमें फुल एक्यूरेट हमने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, फोकस के साथ हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वर्ड आता है एक्यूरेसी में, प्रिसीजन में। ठीक है। रिगरस, ये आगे हम पढ़ेंगे रिगर क्या होता है। उसके बाद सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना ये पूरा रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो आपने ये हर वर्ड का मीनिंग याद रखना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं किसी भी वर्ड सिचुएशन के बारे में, कोई फिनोमेना के बारे में। ठीक है। ये आपने दो वर्ड इसमें लाजमी याद करने हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। एक तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है और दूसरा ये न्यूमेरिकल इसमें डाटा लेते हैं। ठीक है। क्वांटिटी से ही निकला हुआ वर्ड है क्वांटिटी। ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके ना फोर पर्पसेस हैं। ठीक है। अब जो फोर पर्पसेस हैं वो इसकी टाइप्स की बेस पे हैं। इसकी आगे फोर टाइप्स हम पढ़ते हैं, तो वहां से आपको इसके जो पर्पस है वो समझ आ जाएंगे। ठीक है। ये पर्पस इसके हम वहां से करेंगे वन बाय वन। आगे इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल आप चाहे चाहे दो कर लें, चाहे तीन कर लें, जो भी आपको इजी लगे। ठीक है। जस्ट आपने, जैसे अब मैं यहाँ से बताऊँ आपको, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि अच्छा पहले मैं आपको इसकी पर्पस बता दूं, फिर आपको इसकी एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। इसका पहला पर्पस क्या है, टू डिस्क्राइब न्यू सिचुएशन, इवेंट और कंसेप्ट। ठीक है। मतलब कि इसकी पहली टाइप हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो ये इसका पर्पस हो जाएगा उसकी टाइप की बेस पे। दूसरी टाइप इसकी है हमारे पास को रिलेशनल रिसर्च। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च की सेकंड टाइप क्या है, को रिलेशनल रिसर्च। और को रिलेशनल रिसर्च का पर्पस क्या होता है कि हमने रिलेशनशिप देखना होता है वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक है। उसके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये इसका सेकंड पर्पस आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड टाइप है ना इसकी, वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, वो हमारे पास आगे फर्दर उसकी दो डिवीजन होती हैं, एक होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल और एक होती है क्वासाई एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इसका एक ही पर्पस दिया हुआ है। मतलब हम इसमें करते क्या है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंटरवेंशन का की इफेक्टिवनेस देखते हैं कि वो किस हद तक उसकी इफेक्टिवनेस है, उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन बेसिक पर्पस हैं, किसी भी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, रिलेशनशिप देखना और इफेक्टिवनेस को मेजर करना किसी भी इंटरवेंशन की। ठीक है। अब इसकी पर्पस की बेस पे आगे आपको एग्जाम्पल की समझ अब आ जाएगी। पहली एग्जाम्पल क्या दी हुई है, डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड ऑफ फ्लू केसेस केसेस ईच सीजन एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल हेल्थ। अब यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, क्योंकि हम इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक फिनोमेना है, एक सिचुएशन है, फ्लू केसेस का स्प्रेड होना। ठीक है। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं किस हद तक स्प्रेड हो रहा है, जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने के बाद इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आ जाती है, ये इसकी एग्जाम्पल आप कर लो। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जाम्पल, एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स।
जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं वो स्टडी कौन सी होती है, को रिलेशनल स्टडी होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, दो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वॉचिंग टेलीविजन पर वीक, पर मिनट्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स पर वीक। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं। उसके बाद BMI ऑफ अ स्कूल एज चिल्ड्रन, ये तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करें, रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कोरिलेशनल स्टडी है। उसके बाद क्या है, थर्ड पे एग्जांपल, इफेक्टिवनेस को हम देख रहे हैं किसी एक इंटरवेंशन की, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, क्या इफेक्टिवनेस आ रही है, क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ठीक है, तो आप यहाँ से दो कर लो या तीन कर लो एग्जाम्पल। पहले हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, इसके पर्पसेस देखे, इसकी एग्जांपल देखी। ठीक है, आगे हम देखें तो ये हमारे पास इसकी चार टाइप्स हैं मोस्ट कॉमन। पहली हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, कोरिलेशनल है। तीसरी हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, उसके बाद क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, पहले आपने इसको इंलिस्ट करना है। उसके बाद अगर हम डिफाइन करें सबसे पहले टाइप हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को, तो ये क्या होती है, इट इज द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेना इन रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब कि एक रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी फिनोमेना हो रहा है ना, जैसे नेचुरल सेटिंग में जैसे भी वो हो रहा है ना, उसको हमने जस्ट डिस्क्राइब कर देना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है। उसके बाद जैसे वो हो रहा है रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल वर्ल्ड में, वैसे उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फिनोमेना को। तो ये होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, आगे आपने क्या करना है कि ये जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करते हैं ना, ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं या लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, ये MCQ आपने याद करना है। उसके बाद ये जो स्टडी होती है वो होती है नेचुरल सेटिंग में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रियल लाइफ सिचुएशन में। रियल लाइफ सिचुएशन वही होती है जो नेचुरल सेटिंग होती है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में। तो ये नेचुरल सेटिंग में हो रही होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, और इसमें हमारी कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारी कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, हम कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि ये रियल लाइफ में हो रही होती है, रियल सेटिंग में हो रही होती है, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता इसके ऊपर। जो रिसर्चर है वो कोई मैनिपुलेशन नहीं करता, सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं करता। ठीक है, अब इसमें 3 से 4 MCQs बन रहे हैं। पहले क्या है कि ये नेचुरल सेटिंग में होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। दूसरा क्या है, इसमें जस्ट हम डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना को। तीसरा क्या है कि हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, और फोर्थ MCQ क्या बन रहा है कि इसमें मैनिपुलेशन हम नहीं करते। ठीक है, हम कोई चेंज नहीं करते सिचुएशन को। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी आ गई, इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी आ गई। ठीक है, और कुछ MCQs भी आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ तक करनी है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है ना इसकी, अच्छा ये वाली आपने ऐसे डायग्राम याद कर लेनी है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। अब यहाँ पे ये क्या बताया हुआ है, कंट्रोल का बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें कंट्रोल होता ही नहीं है, जो मैनिपुलेशन है वो नहीं होती, रिसर्चर जो है उसको मैनिपुलेट नहीं करता। फिर जैसे जैसे ऊपर जाए ना, तो हमारा जो कंट्रोल है वो इंक्रीज होता जाता है, जो रिसर्चर है वो कंट्रोल कर सकता है। तो जो हाईली कंट्रोल्ड स्टडी है ना, वो कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। ये आपने MCQ याद करना है कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो हाईली कंट्रोल्ड होती है। मतलब कि इसमें जो रिसर्चर है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपने MCQ करने हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारे पास है को रिलेशनल रिसर्च। ये मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं ना, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, तो उसके दरमियान में रिलेशनशिप को देखने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम कौन सी स्टडी करते हैं, को रिलेशनल स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप होता है या जो हमारे पास को रिलेशन होता है, उसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं। ठीक है, या तो होगा पॉजिटिव और या होगा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसकी आगे ना ये स्ट्रेंथ बताई हुई है, इसकी ना तीन वैल्यूज होती हैं। एक हमारे पास है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसको हम -1 से करते हैं रिप्रेजेंट। उसके बाद +1 परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और जीरो, जीरो का मतलब है नो रिलेशनशिप। ठीक है, ये आगे हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना, इसका मतलब ये है जो दो वेरिएबल्स है ना, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब कि एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है ना, दूसरा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस टाइप का होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, जिसमें दोनों वेरिएबल जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर एक इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, research has shown that more minutes people exercise each week, the greater their bone density। अब ये देखें आप कि अगर जो लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, बोन डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक डायरेक्शन में है ना,
ये भी ज्यादा हो रहा है वेरिएबल और ये भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद जो हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि जिसमें दो वेरिएबल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक ज्यादा होगा और एक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है कि अगर हम स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, बल्कि ये तो इसमें आ जाएगा ना पॉजिटिव कोरिलेशन में, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है तो उसके लंग्स इफेक्ट होंगे, तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक वेरिएबल जो है उसकी डायरेक्शन इंक्रीज है और दूसरे की क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। स्मोकिंग इंक्रीज है, लाइफ स्पैन डिक्रीज है, ठीक है। तो ये आपने इसका कंसेप्ट याद रखना है। ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं रिलेशनशिप की, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। साथ आपने एग्जाम्पल दे देनी है। उसके बाद जो थर्ड टाइप हमारे पास है वो है क्वासाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। क्वासाई एक्सपेरिमेंटल जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक टाइप है। इसमें भी हम क्या देखते हैं, किसी भी इंटरवेंशन का इफेक्ट देखते हैं दूसरी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट को यूज करके इफेक्ट देखते हैं किसी भी इंटरवेंशन का, ठीक है, उसको एग्जामिन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद क्या करना है कि इसके ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि इसमें कंट्रोल, बल्कि पहले हम ये पढ़ते हैं, इसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी क्वासाई में क्या डिफरेंस है और एक्सपेरिमेंटल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है और हाईली कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन है, हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, ठीक है। अभी आपने यहाँ से एमसी को याद करना है कि ये हमारी कंट्रोल में होता है, जो रिसर्चर है वो इसके कंट्रोल में ये रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। अब इसमें करता क्या है रिसर्चर, इसमें वो कंट्रोल करता है फिनोमेना को, ठीक है, और एक इंटरवेंशन का इफेक्ट देखते हैं दूसरे वेरिएबल के ऊपर। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका नाम आपने याद करना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रीटमेंट वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट, जिसको हम कहते हैं आउटकम वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल्स का जो है ना एक दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होता है वो देखता है एक रिसर्चर इस स्टडी में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। और ये हमारे पास क्या है, हाईली कंट्रोल कंडीशन में होता है, हाईली कंट्रोल सेटिंग में होता है। अब यहाँ पे इसकी हमारे पास क्या है, एमसीक्यू आ जाता है कि जो मोस्ट पावरफुल स्टडी है ना, मोस्ट पावरफुल क्वांटिटेटिव मेथड है वो कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू मार्क कर लेना है। उसके बाद इसकी हमारे पास तीन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तीन करेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, सबसे पहली है मैनिपुलेशन, कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि किसी एक वेरिएबल को वो चेंज कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हाईली कंट्रोल सेटिंग में होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सपोजर ऑफ सम ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट्स टू द ट्रीटमेंट ग्रुप एंड नो एक्सपोजर ऑफ द रिमेनिंग पार्टिसिपेंट। मतलब हमारे पास इसमें दो होते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट ग्रुप और एक होता है ये वाला आउटकम वाला, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक को एक्सपोज करता है, ठीक है, जो भी उसने इंटरवेंशन करनी है, और दूसरे को वो एक्सपोज नहीं करता, दूसरे ग्रुप को, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो एक्सपोज करता है इंटरवेंशन से और जो कंट्रोल ग्रुप है उसको जस्ट वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक, वो है रैंडमाइजेशन, रैंडम असाइनमेंट है कि जो वो जैसे हमारे पास दो ग्रुप्स है ना, एक हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक है कंट्रोल ग्रुप। अब जो ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेंट वो असाइन कर रहे हैं ना, वो रैंडमाइजेशन की बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम टेक्निक यूज कर रहा है। ये आपने पढ़ी होगी एक टेक्निक है सैम्पलिंग की, रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो ये सिंपल रैंडम के थ्रू, सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो दोनों को जो है वो एलोकेट कर रहा है दोनों ग्रुप्स में, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को। तो ये इसकी हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनिपुलेशन, एक्सपोजर और रैंडमाइजेशन, ये आपने याद करनी है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें क्या डिफरेंस है, जो क्वासाई एक्सपेरिमेंटल है ना इसमें लेस कंट्रोल होता है, ये हमारे पास हाईली कंट्रोल होती है इन्वेस्टिगेशन, हाईली कंट्रोल्ड सेटिंग में होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन जो हमारे पास क्वासाई एक्सपेरिमेंटल है ना उसमें लेस कंट्रोल होता है, बस आपने ये डिफरेंस याद रखना है इन दोनों में। और दोनों का पर्पस एक ही होता है कि हमने इसमें इंटरवेंशन का इफेक्ट देखना होता है दूसरे वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी चार टाइप्स थी रिसर्च की, क्वांटिटेटिव रिसर्च की, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, क्वासाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। आगे हम देखें तो ये कुछ टर्म्स हमारे पास हैं जो कि इससे रिलेट करती हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च से। ये हमारे पास चार टर्म्स कौन कौन सी हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, रिगर एंड कंट्रोल। इन सबको हम डिफाइन करते हैं अब। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिक रिसर्च। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना ये पेपर में काफी दफा आया हुआ है,
डिफ्रेंशिएट बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, इनमें क्या डिफरेंस है ये आगे हम देखते हैं। जो बेसिक रिसर्च है इसका दूसरा नाम क्या है, प्योर प्योर रिसर्च या फिर इवन बेंच रिसर्च। ठीक है, ये आपने लाजमी याद करना है, इसका दूसरा नाम भी इससे भी पूछ सकते हैं वो, प्योर रिसर्च या फिर इवन बेंच रिसर्च। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या होता है इस रिसर्च को करने का। ये कोई भी रिसर्चर जो है ना वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सके। ठीक है, लर्निंग कर सके, नॉलेज को इंक्रीज कर सके। ठीक है, और किसी भी हेल्थ फिनोमेना के बारे में नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस होता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि ये जैसे हम स्टडी करते हैं ना, किसी भी हमारा कोई भी ह्यूमन है, कोई भी एनिमल है, उसकी हमने स्टडी करनी हो, उसके अंदर क्या फंक्शनिंग चल रही है, क्या उसका पैटर्न है, फिजियोलॉजिकल पैटर्न क्या है, या कोई डिजीज ऐसी चल रही है उसका क्या पैटर्न है, उसकी हमने स्टडी करनी है, तो ये इसके अंदर हम करते हैं बेसिक रिसर्च के अंदर। क्योंकि मेन पर्पस क्या है कि हम जस्ट अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं फिनोमेना को, फंक्शन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है, नॉलेज को गेन करना, लर्न करना, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना, ये आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक हमारे पास क्या थी, स्टडी हुई थी, वेकर एंड कोलीग्स ने स्टडी की थी, कंडक्टेड अ स्टडी टू एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेलुलर एंड मसल पैथोलॉजी। मतलब ये हमारे पास क्या है, अब डिजीज प्रोसेस है ना, मतलब कि जो एक मसल की क्या पैथोलॉजी हो सकती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक पेशेंट के अंदर, जैसे जो कि ओस्टियोमलेशिया का पेशेंट था। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उनके में क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसने स्टडी की थी। तो ये आती है बेसिक रिसर्च के अंदर। ठीक है, जो कि हम अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए करते हैं, लर्न करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिकल रिसर्च। ठीक है, प्रैक्टिकल रिसर्च है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इसमें हमने जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना क्लिनिकल एरिया में, क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, उसको सोल्व करना होता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, टू सोल्व प्रॉब्लम और मेक डिसीजन। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि अब इसका कुछ और पर्पस भी यहाँ पे बताया हुए हैं कि इसमें हम थ्योरी को टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट थ्योरी एंड वैलिडेट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब कि जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हमने एड्रेस करना है, उसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड रिसर्च को यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल रिसर्च है और ये हमारे पास क्या है, प्योर रिसर्च है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक हो गया, उसके बाद आगे हम देखें तो थर्ड हमारे पास टर्म क्या है, रिगर। जो हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में एक टर्म थी रिगरस, वो इस टर्म से निकली है, रिगर से। अब रिगर क्या होता है, स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च, कि हमने बेस्ट एक्सीलेंट वे में जो है वो रिसर्च करनी है, हमने कोशिश करनी है कि हमारा कोई एरर ना आए। ठीक है, हमने प्रॉपर उसको प्रिसाइज करना है, एक्यूरेट फॉर्म में रिसर्च करनी है। ठीक है, हमने जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए, उनको अडेयर अडेयर करते हुए हमने अपनी रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 से 4 टर्म्स आती हैं। एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है हमने, उसके बाद अडहेरेंस टू डिटेल, जो भी हमारे पास उसकी गाइडलाइंस हैं प्रॉपर उसको हमने फॉलो करना है, उसको अडहेयर करना है, और हमने प्रिसीजन के साथ और एक्यूरेसी के साथ रिसर्च करनी होती है। ठीक है, ऐसी स्टडी को हम कहते हैं रिगरस स्टडी। ठीक है, उसके अलावा अब हम कैसे करते हैं रिगरस स्टडी, इसमें हमारे पास प्रीसाइज मजरिंग टूल्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे टूल्स होंगे ना, जैसे कि क्वेश्चन हम यूज करें हैं तो वो प्रीसाइज होने चाहिए, प्रॉपर वैलिडेटेड होनी चाहिए, उसकी हमने प्रॉपर चेक की हो, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। उसके बाद जो हमारा सैंपल है ना वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रॉपर हमने टेक्निक यूज की हो, सैम्पलिंग टेक्निक। उसके बाद जो हमारा सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। उसके बाद जो स्टडी है वो हाईली कंट्रोल्ड सेटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिगरस स्टडी कब होती है, जब हमारे पास तीनों कंडीशंस फुलफिल हों। ठीक है, ये हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन। ये हमें टर्म्स याद करनी है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, डिसिप्लिन और अडहेरेंस टू डिटेल। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करके। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी, कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द इम्पोजिंग ऑफ रूल्स बाय रिसर्चर टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। मतलब कि जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो इसमें कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, ताकि वो एरर्स को कम किया जा सके। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को कम कर सकें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो रिसर्च है उसकी जो फाइंडिंग्स है ना वो एक्यूरेट आएंगी। जब एरर्स कम होंगे तो हमारी जो स्टडी की फाइंडिंग्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी, उसकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखी हुई है आगे, जो रूल्स हम यूज करते हैं कंट्रोल को अचीव करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, डिजाइन। ठीक है, ये आपने एमसी को याद करना है। द रूल्स दैट आर यूज टू अचीव कंट्रोल इन रिसर्च आर रेफर टू एज
डिजाइन। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसकी अगर तीन टाइप्स होती हैं कंट्रोल की, ठीक है। जैसे कि अब एक होती है सेटिंग्स होती हैं बेसिकली हमारे पास ना, हाईली कंट्रोल सेटिंग है, पार्शली कंट्रोल सेटिंग है, और अच्छा ये हमारे पास टाइप्स हैं सेटिंग की, ठीक है। जो हमारे पास है ना डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल स्टडी, ये होती है नेचुरल सेटिंग में। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें जो है ना कोई कंट्रोल नहीं होता रिसर्चर का, मिनिमल रिसर्चर कंट्रोल होता है, ये आपने याद करना है एमसीक्यू। जो डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल स्टडी है ना, वो होती है नेचुरल सेटिंग में, और इसमें मिनिमल रिसर्चर कंट्रोल होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जस्ट हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फिनोमेना को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इसमें कोई इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। उसके बाद जो हमारे पास है ना क्वासाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वो होती है पार्शली कंट्रोल सेटिंग के अंदर, ठीक है। पार्शली कंट्रोल सेटिंग के अंदर होती है क्वासाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो लेस कंट्रोल होता है, ठीक है। इसमें हाईली कंट्रोल किस में होता है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। तो ये स्टडी जो होती है वो हाईली कंट्रोल्ड सेटिंग में होती है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू याद करना है कि जो डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल है उसमें नो कंट्रोल या फिर मिनिमल कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, और जो क्वासाई एक्सपेरिमेंटल है वो पार्शली कंट्रोल सेटिंग में होती है, और जो एक्सपेरिमेंटल है वो हाईली कंट्रोल सेटिंग में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, कंट्रोल का फिनोमेना था, इसकी टर्म हमने याद करनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ना कुछ डिफरेंस दिया हुआ है कंट्रोल का, कि चारों टाइप्स में क्या डिफरेंस है, जो भी हमने पढ़ा ना उसको यहाँ पर टेबल में ये पूरा बताया हुआ है। जो डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल रिसर्च है उसमें क्योंकि इंटरवेंशन कोई नहीं होती, जस्ट हम फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो नो इंटरवेंशन, ठीक है। और इसमें जो सेटिंग होती है वो क्या होती है, नेचुरल सेटिंग होती है, ठीक है। मोस्टली तो नेचुरली होती है, लेकिन सम टाइम जो है वो पार्शली कंट्रोल्ड भी हो सकती है। उसके बाद जो क्वासाई एक्सपेरिमेंटल है उसमें हमारे पास क्या है, लेस कंट्रोल होता है, ठीक है। होती कंट्रोल इंटरवेंशन ही है लेकिन लेस कंट्रोल होता है। उसके बाद जो हमारे पास सेटिंग है वो क्या होती है, पार्शली कंट्रोल सेटिंग होती है, ठीक है। और जो लास्ट में हमारे पास टाइप है वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। इसमें हाईली कंट्रोल्ड इंटरवेंशन होती है, और इसमें जो सेटिंग होती है वो हाईली कंट्रोल सेटिंग होती है। अब जो हाईली कंट्रोल सेटिंग है उसमें इसकी एग्जांपल दी हुई है, कोई भी रिसर्च यूनिट आ सकता है, कोई लेबोरेटरी आ सकती है जिसमें रिसर्चर जो है वो खुद सारा जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या है, हाईली कंट्रोल सेटिंग होती है, ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई है इसकी, ये आपने ऐसे यहाँ से याद करना है। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखिए हमारा अगला टॉपिक जो है वो एलिमेंट्स कंट्रोल्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। इसको पहले लिस्ट किया हुआ यहाँ पे, आगे फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सेटिंग्स, सैम्पलिंग प्रोसेस, असाइनमेंट ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट टू ग्रुप्स, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टडी इंटरवेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कौन से होते हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं ना, ये किसी भी ये हर स्टडी में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रेनियस वेरिएबल एग्जिस्ट इन ऑल स्टडीज, और ये क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं हमारी स्टडी को, ठीक है। जो भी हमने वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप देखना होता है ना, ये उसकी उसमें जो है ना इंटरफेयर कर रहे होते हैं, प्रॉपर हमें रिलेशनशिप नहीं बताते, ठीक है। तो हमने इसको अब कैसे